नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अकाउंटिंग कोच अमित कुमार। अब पढ़ते हैं हम चैप्टर 8 अमलगमेशन ऑफ लिमिटेड कंपनीज। तो दोस्तों ये अमलगमेशन क्या है? मान लो ए है और बी है, दो अलग अलग कंपनी है। अब ये दोनों ने डिसाइड किया हम मिलके काम करेंगे, तो ए या तो बी में मिल जाएगी या बी ए में मिल जाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं अमलगमेशन। तो जब मान लेते हैं ए बी में मिल गई है तो ए के सारे असेट बी के हो जाएंगे, ए की सारी लाइबिलिटी बी की हो जाएगी। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं। क्या है अमलगमेशन का कॉन्सेप्ट? क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमलगमेशन ऑफ कंपनीज? परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? भाई ए ने अगर सारी चीज़ें बी को दे दी हैं तो ए कुछ ले लेगा ना। परचेज कंसिडरेशन भी तो बिजनेस ही तो दे रहा है उसको सारा। तो परचेज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। भाई कुछ देने के बदले मुझे क्या मिला, इस कंपनी को क्या मिलेगा। फिर अकाउंटिंग प्रोसीजर इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में क्या होगा अकाउंटिंग प्रोसीजर, उसका देख लेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ट्रांसफरी कौन है? जिसको मिला है। ट्रांसफरर कौन है? जिस बंदे ने ट्रांसफ़र कर दिया। अकाउंटिंग प्रोसीजर इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, जिस बंदे ने ट्रांसफ़र कर दिया उसके बुक्स में अकाउंटिंग प्रोसीजर। आपको तो अकाउंटेंट की के हिसाब से सोचना है, अकाउंटिंग को देखना है। वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी उसी को बोल दो जो अपने आप को मतलब ट्रांसफ़र कर रही है। डिसेंटिंग शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर डिसेंटिंग है, जो मानने को तैयार नहीं है एक ही कंपनी के शेयर होल्डर की, मैं तो नहीं जा रही बी के पास, या हम तो नहीं जा रहे, तो ऐसे लोगों के क्या क्या करना है। तो देखो जी, अमलगमेशन का कॉन्सेप्ट, अमलगमेट का मतलब क्या है? ज्वाइन होना, यूनाइट होना लार्जर ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप के साथ। एग्जांपल कर लो, एक्स वाई लिमिटेड है, वो उसने टेक ओवर कर लिया, वो एक नई कंपनी बनी है, उसने क्या किया, एक्स और वाई दोनों को टेक ओवर कर लिया। वाई लिमिटेड, अब दोनों को जब टेक ओवर कर लिया तो या फिर एक ये भी है, एक्स लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया वाई लिमिटेड का, तो इस केस में क्या हो गया, वाई लिमिटेड की लिक्विडेशन हो गई, वाई लिमिटेड खत्म हो गई और एक्स लिमिटेड ने वाई को खरीद लिया। या तो एक्स और वाई को खरीदने के लिए एक एक्स वाई लिमिटेड कंपनी बन गई, या फिर एक्स ने वाई को टेक ओवर कर लिया। ये सब है, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ये क्या कहती है? अमलगमेशन मीन्स एन अमलगमेशन परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 1956, और वो है जो 2013 है। और एनी अदर स्टैट्यूट विच मे बी एप्लीकेबल टू द कंपनी। अमलगमेटेड इन्वॉल्व्स एक्विजिशन ऑफ वन कंपनी बाय अनदर। अमलगमेशन इन्वॉल्व है, एक कंपनी को खरीद लिया जाता है। आफ्टर अमलगमेशन द एक्वायर्ड कंपनी इज डिसॉल्व एंड सीजेस टू एग्जिस्ट। भाई अमलगमेशन के बाद जो पुरानी कंपनी वो तो खत्म हो गई ना। तो देखो दो प्रोसीजर, ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी कौन सी कंपनी है? जो अमलगमेट हो गई अनदर कंपनी में। अमलगमेटेड कंपनी कौन सी होगी? जिसने अपने आप को खत्म कर लिया, उसी को हम वेंडर कंपनी भी बोलेंगे, उसी को हम ट्रांसफरर कंपनी बोलेंगे। जो कंपनी अब रही नहीं, क्योंकि उसको तो किसी और ने टेक ओवर कर लिया, तो जो कंपनी रही नहीं उसी को ट्रांसफरर कंपनी बोलेंगे, इसी को वेंडर कंपनी बोलेंगे, और इसी को अमलगमेटेड कंपनी भी बोलेंगे। और ट्रांसफरी कौन है? जिस कंपनी ने खरीद लिया, उसी को परचेजिंग कंपनी बोलेंगे, उसी को ट्रांसफरी कंपनी भी बोलेंगे। ओके जी, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं अमलगमेशन। अमलगमेशन भी ये दो और दो से ज़्यादा कंपनी मिलके एक साथ बन के नई कंपनी बन गई है, या एक कंपनी ने एक के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। अब्जॉर्प्शन क्या होती है? उसमें स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं राइवल्स के साथ, ठीक है। एक जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो दूसरी कंपनी को ले लेती है। ए लिमिटेड एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर बी लिमिटेड, ये अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी को, तो ये एब्जॉर्प्शन कहलाती है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है? एक्सटर्नल, एक कंपनी बनाई गई है स्पेशली दूसरे के बिजनेस को टेक ओवर कर। ये तो तीन तरीके हैं अमलगमेशन के, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। मर्जर में क्या होता है? दो कंपनी मर्ज हो गई। परचेज में क्या होता है? एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर लेती है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने पॉलिसीज रिकॉग्नाइज किए, दोनों मेथड, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉर मर्जर, मर्जर के केस में पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, और परचेज के केस में परचेज मेथड है। परचेज के केस में परचेज मेथड है, मर्जर केस में पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने बताया है। अब क्या है? एज पर स्टैंडर्ड अमलगमेशन शुड बी कंसिडर्ड टू बी एन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। कब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर माना जाएगा? पहला, कि जब सारे के सारे असेट और लाइबिलिटी जो है ट्रांसफरर कंपनी की, मतलब जो कंपनी बिक रही है उसके इमीडिएटली ट्रांसफरी कंपनी के हो जाएंगे। शेयर होल्डर जो है 90% तक
मतलब 90% से कम नहीं, 90% या उससे ज़्यादा के शेयर होल्डर पिछली कंपनी के नई कंपनी में चले जाएंगे। जो कंसिडरेशन है पिछली कंपनी को जो नई कंपनी दे रही है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर के लिए ही दे रही है, कैश और कुछ और चीज़ों में नहीं दे रही है। मतलब एक्सेप्ट दैट कैश में भी फ्रैक्शनल शेयर के अलावा, मतलब शेयर के अलावा कुछ और पैसा उसको नहीं दिया जा रहा पिछली कंपनी को, तो ये मान लिया जाएगा इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अभी बैंकों का क्या हुआ था, अमलगमेशन तो हुआ था लेकिन इन द नेचर ऑफ मर्जर हुआ है, किसी ने किसी को एक्वायर नहीं किया। द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर द जो कंपनी अब खत्म हो रही है, ये मान लिया जाता है कि उसके बिजनेस को नई कंपनी जिसने उसको ले लिया है, जहां मिल गए हैं एक दूसरे से, वो कंपनी उसको कंटिन्यू करेगी, बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है उसका। नाउ लास्ट, नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी वेयर दे आर इनकॉर्पोरेटेड। मतलब ये कि एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं उसकी बुक वैल्यू के साथ एसेट लायबिलिटी, ये सारे अगर कारण हैं, ये सारे लक्षण हैं ना, तो उसको हम बोलेंगे इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है। और परचेज में क्या है, जो अमलगमेशन की ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो मान लिया जाएगा ये परचेज के नेचर का है। तो अब पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड वर्सेस परचेज मेथड, दोस्तों मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना, अगर इससे रिलेटेड थ्योरी भी आ जाती है ना तो आप अच्छे से लिख सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इस पेपर में कि आपसे प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन खोज के कर लो। अगर आपको पता है यार इसकी थ्योरी में बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, और थ्योरी में नंबर मिलते हैं, क्योंकि थ्योरी लिखने वाले बच्चे बहुत कम मिलते हैं। थ्योरी वही बंदा लिख सकता है जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अब देखो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड में अंतर बता दो जी, क्या है? तो भैया पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ये तो वहाँ लिया जाता है जिसमें असेट, लायबिलिटी और रिजर्व जितने भी कंबाइन हो वो सारे के सारे हिस्टोरिकल वैल्यू पे होते हैं ऑन द डेट ऑफ एमलगमेशन। परचेज मेथड में क्या है भैया, अकाउंटिंग मेथड अपनाया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, जो मार्केट वैल्यू है ना असेट्स और लायबिलिटीज़ की, वो लिया जाता है यहाँ परचेज मेथड में। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में हिस्टोरिकल वैल्यू ली जाती है, और परचेज मेथड में जो मार्केट वैल्यू है। जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है वो मर्जर में एप्लीकेबल है, और परचेज मेथड है वो एक्विजिशन में एप्लीकेबल है। असेट, यहाँ जो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में जो असेट एंड लायबिलिटीज है वो बुक वैल्यू के हिसाब से दिखी जाती है, और परचेज मेथड में जो पुलिंग असेट एंड लायबिलिटी है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से होती है। रिकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे, ऑल दी एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनीज अंडरगोइंग मर्जर आर एग्रीगेटेड। यहाँ पे सारे के सारे एसेट एंड लायबिलिटी को एग्रीगेट किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसेट लायबिलिटी उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांसफर कंपनी जो उसने लिया है, जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे एसेट ले ले। ठीक है। रिजर्व्स की बात करें तो ये जो ट्रांसफर कंपनी के रिजर्व्स हैं वो रखे जाते हैं नई कंपनी में, और यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर कंपनी के रिजर्व्स एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व्स इज नॉट केप्ट इंटैक्ट, उसको नहीं रखा जाता है, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को ही रखा जाता है। नाउ परचेज कंसिडरेशन की बात करें तो जो भी एडजस्टेड है रिजर्व डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन शेयर कैपिटल एडजस्ट विद रिजर्व, तो उसको रिजर्व के साथ एडजस्टमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे जो भी सरप्लस या डेफिसिट है परचेज कंसिडरेशन का, नेट असेट जो भी लिया है उसमें अगर असेट कम का लिया है, परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा का देना पड़ रहा है, तो वो कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। भाई अगर असेट कम मिले और पैसा दिया है, मैंने तो किस बात के दिए हैं, गुडविल के लिए तो दिए। अगर असेट कम मिला है, असेट कम मिला और पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है तो गुडविल के दे दिए, और अगर असेट ज़्यादा मिल गया और पैसे कम देने पड़े तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। नाउ आगे देखते हैं परचेज मेथड ऑफ परचेज कंसिडरेशन, मेथड्स ऑफ परचेज। अब परचेज कंसिडरेशन के कौन कौन से मेथड है, कैसे डिसाइड होगा इसका परचेज कंसिडरेशन क्या है? लमसम मेथड, नेट पेमेंट मेथड, नेट असेट मेथड, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स मेथड और इंस्ट्रक्शन वैल्यू मेथड। तो अब ये 4 मेथड हैं, लमसम मेथड, नेट पेमेंट मेथड, नेट असेट मेथड, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स मेथड और इंस्ट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अब चलते हैं जी लमसम मेथड। लमसम मेथड में क्या होता है, एग्रीगेट होगी जी, मैं आपको ना मोटा मोटी 10 लाख रुपए दे दूंगा, खत्म कहानी, मुझे और कोई सुनना नहीं है। नेट पेमेंट मेथड में क्या, इसमें देखो परचेज कंसिडरेशन को इक्वल किया जाता है पेमेंट जितना दिया गया है शेयर्स और डिबेंचर्स और फॉर्म कैश के फॉर्म में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, एक्स लिमिटेड टेक्स ओवर बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को परचेज कर लिया, और उन्होंने बोला कि मैं आपको 10,000 इक्विटी शेयर्स दूंगा, 10 रुपये ईच दूंगा, 12 रुपये पे, और 5,000 प्रेफरेंस शेयर दूंगा, जितने भी शेयर्स हैं आपके उतने, और कैश भी दे दूंगा 30,000। तो भैया क्या क्या मिल गया इसको, 10,000 इक्विटी शेयर्स 12 रुपये वाले तो 1,20,000, 5,000 प्रेफरेंस शेयर 50,000,
और कैश, तो परचेज कंसिडरेशन 2 लाख हो गया। अब चलते हैं नेट एसेट मेथड। ठीक है, अब नेट एसेट में देख लेते हैं कि नेट एसेट मेथड में क्या होता है। नेट एसेट में क्या होता है, आपको यहाँ से ये देखना रहता है कि एसेट टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू, जिस पे एसेट लिया गया है फिक्टिटियस एसेट को छोड़ के, फिर गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक में, उसमें से लेस कर दो जो लाइबिलिटी आपने ली है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल, बैंक ड्राफ्ट, डिवेंचर, तो जो आएगा वो आपका आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। एसेट माइनस लाइबिलिटी, जो नेट डिफरेंस देना पड़ जाएगा वो परचेज कंसिडरेशन देना पड़ेगा। नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 है, ये एक्स लिमिटेड ने परचेज कर दिया वाई लिमिटेड के बिजनेस को, उनकी बैलेंस शीट ये रही, इक्विटी शेयर्स है, रिजर्व्स है, डिवेंचर्स है, करंट लायबिलिटी है, गुडविल है, फिक्स एसेट है, अदर्स और प्राइमरी एक्सपेंसेस है। गुडविल को जो है ना वैल्यूएशन हो गई है 50,000 पे, और अदर फिक्स एसेट की वैल्यूएशन हो गई 4,20,000 पे, कंटीजेंट लायबिलिटी 20,000 पे जो अब पेबल हो गई है। तो अब इसका हम परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं नेट एसेट मेथड से। तो पहले देखो आपके पास कौन कौन से एसेट आ गए। सन्ड्री एसेट्स, अब यहाँ से हम सारा का सारा कवर करेंगे। गुडविल की वैल्यू कितनी होगी 50, तो एक सेकेंड, ये क्या है, यहाँ से एसेट ले लो, 4,50,000 की जगह उसकी वैल्यू हो गई है 4,20,000, 70 की जगह उसकी वैल्यू हो गई है 50, तो यहाँ पे आप 50 ले लो, यहाँ पे 4,20 ले लो, और अदर फिक्स एसेट की वैल्यू के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो अदर फिक्स एसेट क्या है 2,20,000 है, ये ले लिया। लाइबिलिटी, डिवेंचर की लाइबिलिटी 1,00,000 है, करंट लाइबिलिटी 90,000 है, कंटीजेंट लाइबिलिटी जो पेबल हो गई है रिमार्क्स में लिखा हुआ है, तो ये तो डिफरेंस जो आ गया वही क्या है, वैल्यू ऑफ नेट एसेट परचेज कंसिडरेशन। ये आपको परचेज कंसिडरेशन है, आपको ये पे करना होगा। नाउ एक्सचेंज ऑफ शेयर्स मेथड और इंट्रेंसिक वैल्यू, इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, जो वैल्यू ऑफ नेट एसेट उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, वही तो है इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अकाउंटिंग प्रोसीजर इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा, तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, परचेज मेथड के केस में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी वो अब आपको देखनी है। भैया देखो, अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा दे रहे हो और असेट आपने कम लिया है तो गुडविल आ गया, परचेज कंसिडरेशन कम दे रहे हो और असेट ज़्यादा का ले लिया तो फिर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 2 एंट्री करो आप। परचेज कंसिडरेशन बिकम ड्यू, पहले तो ड्यू कर दो, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी की लिक्विडेटर को हम क्रेडिट करते हैं, ड्यू कर दिया। फिर हमारे पास पैसा आ गया सन्ड्री एसेट्स, अगर ज़्यादा असेट्स आ गया है और पैसा कम देना पड़ा तो गुडविल आ गया, गुडविल को डेबिट कर दो, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो, और बिजनेस परचेज जो आपने यहाँ पे डेबिट किया है ना उसको क्रेडिट कर दो। और अगर असेट कम है, असेट कम है पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है तो फिर गुडविल, और अगर असेट ज़्यादा है पैसा कम है तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। ये जो है ना ये बैलेंसिंग फिगर है, या फिर ये बैलेंसिंग फिगर, या तो गुडविल आएगा या फिर कैपिटल, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो ये अकाउंटिंग प्रोसीजर है। ठीक है, तो अब देख लो जी, फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर कंपनी। अब हम देखते हैं कि जो वेंडर कंपनी को जो मुझे पैसे देने हैं वो हम किस तरीके से देना है, क्योंकि वहाँ पर हमने ड्यू कर दिया, तो अब लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी को ख़त्म करना है, या तो बैंक से ख़त्म कर दो, या इक्विटी शेयर कैपिटल दे दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दो, सिक्योरिटी प्रीमियम दे दो, या फिर बैंक दे दो। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, अगर ट्रांसफर कंपनी जो कंपनी बिक रही है उसने अगर लिक्विडेशन का खर्चा किया तो आप अपनी परचेजिंग कंपनी कुछ करेगी ही नहीं, उसको क्या करना है, उसने खर्चा किया है। लेकिन अगर परचेजिंग कंपनी बॉर्न कर रही है उस खर्चे को, तो वो खर्चे को इसलिए बॉर्न कर रही है क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक कर देंगे। या फिर पिछली कंपनी ने तो कर दिया लेकिन नई कंपनी उसको रिम्बर्स कर रही है, पिछली कंपनी ने खर्चा कर दिया, नई कंपनी रिम्बर्स, भैया वही सेम बात है, फिर तो गुडविल के बदले पैसे दे दिए। ठीक है, डिवेंचर इशू कर दिया अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, तो डिवेंचर इन ट्रांसफर कंपनी टू एक्स लिमिटेड डिवेंचर, और रिकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो अगर रिजर्व को भी लेना है तो अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व को क्रेडिट कर दो। तो ये सारी एंट्रीज होगी। अगर फॉर एक्सपेंसेस किए हैं ट्रांसफरी कंपनी ने कंपनी को बनाने में तो प्राइमरी एक्सपेंसेस टू बैंक हो जाएगा। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। नाउ पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, भैया पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कौन सा मेथड है, ये वही है जो इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है। तो उसमें क्या करना है हमें, उसमें हम बिजनेस परचेज को नहीं लेते, उसमें बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट
टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी कर देंगे। यहाँ पे सारे के सारे एसेट ले लेंगे वो बुक वैल्यू पे, और लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इसके पास एसेट आ रहे हैं, इसके पास लायबिलिटी आ रही है। सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे, अदर रिजर्व प्रोविजन को क्रेडिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस को क्रेडिट कर देंगे, जनरल रिजर्व को कर देंगे, और बिजनेस मर्जर को जो परचेज कंसिडरेशन है उसको भी कर देंगे। अब पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ शेयर से दिया जाता है और तो कुछ दिया नहीं जाता। तो यहाँ पे साफ साफ है कि भैया लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी को डेबिट करो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल और बैंक से ख़त्म करो। डिबेंचर इन ट्रांसफर कंपनी टू डिबेंचर, जो पुराने डिबेंचर उनको नए डिबेंचर मिल गए नई कंपनी में। वही चीज़ है, अगर लिक्विडेशन का खर्चा अगर नई कंपनी बॉन्ड पुरानी कंपनी बॉन्ड कर रही है तो कोई एंट्री नहीं, और नई कंपनी बॉन्ड करनी तो लिक्विडेशन एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। यहाँ पे गुडविल टू बैंक नहीं आएगा क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन पुलिंग मेथड है। ये जितने भी जनरल रिजर्व, P&L सरप्लस ये है उन सबको लिक्विडेशन एक्सपेंस से ख़त्म कर दो। P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दो, और प्राइमरी एक्सपेंस का खर्चा अगर इन्होंने खुद ही किया ट्रांसफरी कंपनी तो बैंक से हो जाएगा। नाउ इलस्ट्रेशन 2 देखो जी, पहले ही कंसिडरेशन डिसाइड हो चुका है 2 लाख, और उसके बदले इनको क्या देना है, 10 रुपये के एक शेयर दे देने हैं। तो ये रहा उनका बैलेंस शीट। अब इसको खरीद लेते हैं। बैलेंस शीट में मशीनरी, बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक, इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट रिजर्व, क्रेडिटर्स, ये सब है। जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड व्हेन अमलगमेशन इज बायो, मतलब एक्स लिमिटेड में बुक्स में करना है। मर्जर के नेचर में क्या एंट्री होगी, परचेज के नेचर में क्या एंट्री, और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो भैया साफ साफ बात है, एक्स लिमिटेड टेक ओवर द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड यहाँ पे बिक रही है दोस्तों। तो ये जो है ना आपकी कंपनी, ये जो कंपनी है वाई लिमिटेड, ये बिक रही है। ओके जी, बिक रही है तो आगे चलते हैं। अब आपको मर्जर के नेचर में भी और परचेज के नेचर में भी एंट्री करनी है। तो ठीक है सर, पहले मर्जर के नेचर में कर लेते हैं। तो बिजनेस मर्जर टू लिक्विडेटर 2 लाख दिया हुआ है, ड्यू कर दिया हमने। अब आप देखो कि जब मर्जर के केस में ना बुक वैल्यू पे ही सारे के सारे ले लेते हैं, मार्केट वैल्यू पे नहीं। तो बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, ये सारे के सारे आ गए। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, क्रेडिटर्स और बिजनेस मर्जर यहाँ आ जाएगा, तो जनरल रिजर्व यहाँ आ जाएगा। ख़त्म कहानी। और लिक्विडेटर को 2 लाख देने हैं अब, तो 2 लाख के बदले नए शेयर कैपिटल मिल जाएंगे। चलो जी, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ 75,000, जो डिफरेंस आ रहा है 75,000 का, विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज नॉट एडिक्वेट, देन एडजस्टेड विद P&L अकाउंट। अब अगर हम यही परचेज के नेचर में करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये बैलेंस शीट भी उन्होंने बना दी है। शेयर कैपिटल, रिजर्व में सरप्लस और ट्रेड पेबल, नए असेट्स भी इसमें ऐड हो जाएंगे। अब अगर यही नेचर ऑफ परचेज होगा, अमलगमेशन बाय द वे ऑफ परचेज, तो वहाँ पे बिजनेस मर्जर नहीं, बिजनेस परचेज आएगा, टू लिक्विडेटर आएगा। और बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स के बुक वैल्यू आएगी। बुक वैल्यू नहीं, मतलब सॉरी, मार्केट वैल्यू आएगी। मार्केट वैल्यू नहीं देगी तो आप वही वैल्यू ले लेना। और क्रेडिटर और बिजनेस परचेज, अगर डिफरेंस है, देखो अब यहाँ पे डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है इसलिए कैपिटल रिजर्व में जा रहा है। अगर डिफरेंस डेबिट साइड में होता तो उसको हम गुडविल में डालते। अब लिक्विडेटर को हमें क्या देना वो पहले ही डिसाइड है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे देने पिछली कंपनी को, फिर अमलगमेशन एडजस्टमेंट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में चला जाएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व को भी कैरी फॉरवर्ड हमने कर लिया, फिर इसकी बैलेंस शीट बन गई। नाउ अपना क्या, अब अकाउंटिंग प्रोसीजर इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर और वेंडर कंपनी। अभी तो हमने देखा कि जो परचेज कंपनी, परचेजिंग कंपनी है, उसकी बुक्स में ये सब कुछ हो रहा था, उसकी बुक्स में ये एंट्रीज हो रही थी, उसकी बुक्स में ये नई बैलेंस शीट बन रही थी। अब भैया जो कंपनी बिक गई है उसकी बुक में क्या हो रहा है, उसकी बुक में भी तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। तो वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या कौन कौन सी एंट्री हो रही है दोस्तों, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेंगे जिस कंपनी ने अपने आप को ट्रांसफ़र कर दिया या जो कंपनी ख़त्म हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।